नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनमत देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। गाजियाबाद से एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की ताकतवर पत्रकारिता का असर देखने को मिला है। खबर का असर हुआ है, जहां प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल कार्यक्रम में अवैध धर्मांतरण रैकेट की जोरदार पोल खोली थी। और इस साहसिक खुलासे और लगातार अभियान का असर अब इतना बड़ा सामने आया कि क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। और वो ही वही सिद्दीकी है जो अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर के गैंग से मिली भगत में शामिल था। यही नहीं, उसने धर्मांतरण की शिकार एक पीड़िता को चुप रहने की धमकी भी दी थी। जानकारी के मुताबिक 2019 में मेरठ में एक लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण जिसने कराया था, बदर अख्तर सिद्दीकी, वहां लड़की के परिवार ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही धमका कर भगा दिया था। छांगुर गैंग के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर लड़की के अपहरण का आरोप लगा, लेकिन रहमान की लापरवाही और मिली भगत से मामला दबा दिया गया। ये जो आप बगल में क्लिप देख रहे हैं सुरेश चौहान के जी की, जो बिंदास बोल कार्यक्रम में पीड़ित का भाई हमने जोड़ा, वकील हमने जोड़ा, सुदर्शन न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने लगातार कई महीनों की इस पर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद आज एटीएस की गिरफ्त में छांगुर के कबूलनामे के बाद पूरा सच सामने आ गया है। उधर छांगुर पीर ने धर्मांतरण मामले में फंडिंग की जांच जहां ईडी कर रही है उसके ठिकानों पर छापेमारी की है और ईडी की टीम बलरामपुर भी पहुंची है। आपको बताएं, नीतू उर्फ नसरीन और नबीन के धर्मांतरण के दस्तावेज ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इनके हमने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया और इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है सिद्दीकी। ये बड़ी असर जो है, बड़ा असर सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था अपने खास कार्यक्रम में। हमने वहां टीम भेजी थी हमारी जहां कोई जाने से भी आज कतराता है और हम ही हैं इस पूरे जो नेक्सस को हमने दिखाया था कि किस तरह से बदर अख्तर सिद्दीकी पर यह कार्रवाई की गई थी। अब जरा आपको यह क्लिप भी हम सुनवाएंगे कि किस तरह से इस पूरे खुलासे को लेकर हमने खास शो चलाया था अपना। और क्या नॉमिनी। नमस्कार, मेरी बहन आशा नेगी पिछले 6 साल से लापता है। उसकी तलाश में हमारा खुलकर साथ देने वाले सुदर्शन चैनल और उसके मालिक मिस्टर सुरेश चौहान के को मेरे और व मेरे परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद है। हम हमारे साथ खड़े सभी लोगों को न्याय की इस लड़ाई में सहयोगी होने की वजह से आभार प्रकट करते हैं। इसी प्रयास की वजह से 2019 में मेरी बहन का केस दबाने वाले और केस दर्ज ना करने वाले इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड हो चुके हैं। यह लड़ाई आगे भी बहुत लंबी है, जिसमें आप सभी का साथ और सहयोग आगे भी हमें चाहिए होगा। योगी जी को भी हम लोग प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस खबर को देखकर हमारे मामले को संज्ञान में लिया है। मेरी बहन का पता चलने और एक एक गुनहगार को सजा मिलने तक योगी जी से मेरी निवेदन है कि वो हमारे साथ बने रहें। वहीं लापता आशा नेगी के भाई अनिल नेगी आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और गुर्दे बदर अख्तर सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग की है। अनिल नेगी ने एसएसपी विपिन ताड़ा से बहन की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगाई है। दरअसल 2019 में मेरठ में आशा नेगी को लव जिहाद के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण कराया गया। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही धमकाकर भगा दिया। छांगुर गैंग के गुर्दे बदर अख्तर सिद्दीकी पर अपहरण का आरोप था, लेकिन रहमान की लापरवाही और कथित मिली भगत ने पूरे मामले को दबा दिया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने इस पूरे रैकेट की पोल बिंदास बोल में खोली थी। इस साहसिक अभियान का असर इतना बड़ा हुआ कि गाजियाबाद क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। यही अधिकारी उस समय मामले को दबाने और पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोपी था। सुदर्शन न्यूज की निर्भीक पत्रकारिता और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की आवाज ने इस पूरे गैंग पर शिकंजा कसने में निर्णायक भूमिका भी निभाई है। सिलसिले में प्रार्थना पत्र देने आया था एसएसपी ऑफिस, जो हमारी प्रार्थना पत्र कप्तान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमें नीचे करना आश्वासन दिया है कि इसको उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा प्रकरण? आपको हमारी बहन की मिसिंग का था। तो बदर अली सिद्दीकी जो लड़का है, उसके संपर्क में आके उसने उसका धर्मांतरण कराया और
सिम गायब कर दी। तो क्या आश्वासन मिला? सर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी, पूर्णतः निष्पक्ष, आपकी जान जहाँ भी होगी ढूंढा जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी 24 जुलाई 2025। ये वो तारीख है जो भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चेकर्स हाउस में सामने आमने उनकी मुलाकात हुई। साथ ही भारत ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस एफटीए के जरिए व्यापार, निवेश, रोजगार और रणनीति के सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। तो वहीं भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी ये कई सामान इससे सस्ते होंगे, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोडक्ट्स। वहीं भारत के लिए मादक पेय जो है वो महंगे होंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या सस्ता होगा। एफटीए के तहत कपड़े और टेक्सटाइल पर 8 से 12% टैरिफ हट जाएगा, जिससे भारत और बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से आगे निकल सकता है। ग्राफिक्स हम अब आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स जिसमें क्या सस्ता होगा वो अब लिस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आभूषण और चमड़ा जो है उद्योग को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो पार्ट्स अब टैक्स फ्री होकर ब्रिटेन पहुंचेंगे। आईटी, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर जैसी प्रोफेशनल सेवाओं में वीजा में ढील और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की मान्यता से अगले 5 साल में 60,000 नई नौकरियां मिलने का अनुमान है। दवाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रोसेस सरल होने के NHS तक भारत की जेनेरिक दवाइयों की पहुंच और कीमत दोनों में फायदा होगा। किसे सबसे बड़ा लाभ होगा, तो एफटीए का एक बड़ा फायदा ब्रिटेन में भी हुआ, विशेषकर शराब के मामले में। भारत ने 10 वर्षों में स्कॉच विस्की पर 150% ड्यूटी घटाकर इसे 30% करेगा। इससे ब्रिटेन की शराब कंपनियों की भारत में हिस्सेदारी बढ़ेगी। होटल व्यवसाय को भी किफायती शराब से फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर आतंकवाद पर दोहरे मापदंड न अपनाने की बात कही और पहलगाम हमले पर ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की है। दोनों नेता इस बार पर सहमत हो गए हैं कि लोकतंत्र की स्वतंत्रता की दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में 6 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज कैंपस खुलेंगे। गुरुग्राम में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी, इसका उदाहरण भी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता युवाओं, किसानों और MSME के लिए वरदान साबित होगा। विजन 2035 के तहत दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का इरादा जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिकेट की तरह कभी कभी स्विंग होती है, लेकिन हम सीधे बल्ले से खेलने के लिए जाने जाते हैं। भारत के लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा सवाल अब देश के सामने खड़ा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था फर्जी वोटर्स के सहारे बंधक बन चुकी है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने जैसे ही मतदाता सूचियों की सफाई शुरू की, विपक्ष में हलचल तेज हो गई। दशकों से राजनीति में छुपी हुई सच्चाई पल रही थी। नकली वोट बैंक, असली मतदाताओं की जगह फर्जी, मृत या घुसपैठियों के नाम जोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति की गई। लेकिन अब जब चुनाव आयोग इस फर्जी वोट कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 7.17 करोड़ फॉर्म जमा हुए, 20 लाख मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो वहीं 28 लाख के पते बदले गए हैं और 1 लाख से अधिक ऐसे नाम हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। ये लोकतंत्र की सफाई है या फिर विपक्ष की रणनीति का पर्दाफाश, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी
चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का चुनाव। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। मैंने जो कल बोला था, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। देखिए, पिछले 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा करो, और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी हाँ कि ना। हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट जो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी हाँ कि ना। ये जब ये जवाब देंगे सदन की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने कहा था कि वोटों के साथ छेड़खानी हुई है, रिवीजन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब हो रहा है तो इनको फिर परेशानी हो रही है, फिर ये भ्रम फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं। और बहानेबाजी वाला ये बयान है, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण एसआईआर है, जबकि तेजस्वी यादव एवं भारत का विपक्ष अकेला वाहिद विश्व का वो विपक्ष है जो ऐसे मतदाताओं को जो हमारे देश के नहीं है, जिनसे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है, उनको मतदाता बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको भी स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाएं। जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पर सरकार सदन में चर्चा करेगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग सदन में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि सदन की चर्चा से डरते हैं। सदन में चर्चा होगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना केवल अपनी राजनीति से है, इसीलिए सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। इससे 2 ही तथ्य उभर के आते हैं। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है, शायद यही कारण होगा। सड़क से सदन तक लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लूट करने वाले, वोटों को लूटने वाले, उचित धारण करने वालों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। होना चाहिए, और जब एसआईआर हो रहा है तो ऐतराज कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम लोग चुनाव हार चुके हैं, और चुनाव जब हार चुके हैं तो तेजस्वी यादव बॉयकॉट कर रहे हैं, ये एसआईआर के नाम पे नाटक कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ एसआईआर पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो
सरकार से बात करें, चर्चा करें। मैं तो बीएससी की उसमें नहीं हूँ कमेटी में, मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो इस पर चर्चा कराए, जो भी विषय चर्चा कराए, सदन चलने दें। बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा, मैं तो सदन के चलने दूंगा। यह बात उस विस्फोटक फैसले की जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। असम की सीमाओं पर हिंदुओं को हथियारों से लैस करने की सरकारी योजना। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा कि अब डरने का नहीं बल्कि लड़ने का वक्त है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने असम के सीमावर्ती इलाकों की जमीनें हड़प ली हैं। किस तरह से डेमोक्रेटिक बदलाव हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। असम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है जहां उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला हो रहा है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और मुस्लिम जनसंख्या से लगातार बढ़ोतरी ने असम के मूल निवासियों, विशेषकर हिंदू समाज के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात पर रोक नहीं लगी तो 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में प्रेस से बात करते हुए 2011 की जनगणना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि असम की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ थी, जिसमें 34.22% मुस्लिम और 61.47% हिंदू थे। शर्मा के मुताबिक असम में रहने वाले महज 3% मुस्लिम ही असली असमिया मूल के हैं। बाकी 31% मुस्लिम आबादी अवैध घुसपैठियों की है, जो मुख्यतः बांग्लादेश से आए हैं। सीएम शर्मा का स्पष्ट दावा है कि यदि यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 वर्षों में हिंदू अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएगा। 1951 से लेकर अब तक असम के जिलों में मुस्लिम बहुलता तेजी से बढ़ी है। 2001 में 6 जिले मुस्लिम बाहुल्य थे: धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नगांव, करीमगंज और हैलाकांडी। 2011 में 9 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो गए। इसमें मोरी गांव, बोंगाई गांव और दारंग जुड़ गए। आज ये संख्या बढ़कर 11 जिलों तक पहुंच गई है। शर्मा ने इसे भूमि जिहाद नहीं बल्कि असम को खत्म करने की साजिश बताया। उनका आरोप है कि बांग्लादेशी मुस्लिम सरकारी और जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने खुलासा किया कि असम में 29 लाख बीघा, करीब 10 लाख एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में मई 2011 से अब तक 1.19 लाख बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, लेकिन अभी भी लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों के कब्जे में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस वर्षों की वोट बैंक राजनीति से असम को इस हालात में पहुंचा दिया गया है। जहां जहां जनसांख्यिकी बदलाव हुए वहां कांग्रेस को अचानक वोट मिलने लगे। कांग्रेस ने वोट के लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया और असम के असली असमिया समाज को खतरे में डाल दिया। असम सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों के स्वदेशी हिंदू समुदाय को सशक्त करने के लिए बड़ा ऐलान किया। अगस्त के पहले सप्ताह में हथियार लाइसेंस पोर्टल लॉन्च होगा, जिससे असमिया लोग घुसपैठियों और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। शर्मा ने कहा, यह सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं बल्कि असम की अस्मिता की लड़ाई है। हम हिंदुओं और असली असमिया समाज को आत्मरक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस फैसले को हथियार की राजनीति बताया। इस पर हेमंत ने पलटवार किया। कांग्रेस को हिंदुओं की सुरक्षा से दिक्कत क्यों है पूछा। क्या वे घुसपैठियों की चिंता हिंदुओं से ज्यादा करते हैं? शर्मा ने साफ चेतावनी दी, अगर आज हम कदम नहीं उठा पाए तो आने वाले 10 सालों में असम की सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी। हिंदू अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। असम की सरकार इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून और भूमि अधिकारों पर सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। हेमंत ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई न सिर्फ राजनीति है बल्कि असम की अस्मिता और असली असमिया समाज को बचाने की जंग है। ये चेतावनी सिर्फ असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश में हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। इन जिहादियों और घुसपैठियों की जनसंख्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो देशवासियों को हथियार देने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि ये जिहादी हिंदुओं के घरों में घुसकर उपद्रव करेंगे, घरों को लूट लेंगे और पूरे देश में कश्मीर जैसे हालात पैदा करेंगे। फिर हिंदू कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो असम में किस तरह से हिंदुओं को हथियार बंद करने की योजना बनाई जा रही है, हिंदुओं के हकों को किस तरह से मारा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं, और हिंदुओं को किस तरह से टारगेट तमाम विषयों को लेकर किया जा रहा है वो आपने रिपोर्ट में देखा है। असम में देखिए हथियार बंद करने की तैयारी में जो नजर आ रहे हैं, असम में ये आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, घुसपैठियों के खिलाफ हथियार अब स्वदेशी हिंदू जो हैं वो उठाने वाले हैं। हेमंत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और हथियार लाइसेंसी पोर्टल जो है लॉन्च किया है।